हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टर्म तक हम लोगों ने ये देखा था कि जब अल्टरनेटिंग करंट को प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर के ऊपर लगाते हैं तो करंट और पोटेंशियल V के बीच 90 डिग्री का लीडिंग या लैगिंग होती है। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को कॉम्बिनेशन इंडक्टर और रेजिस्टेंस के ऊपर लगा रहे हैं तो उस केस में वो 90 डिग्री वाला लीडिंग लैगिंग फेज घटकर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री हो गया था। अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करेंगे ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, जो कि एक रियल केस है क्योंकि प्योर कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग रियल कैपेसिटर ले रहे हैं जिसमें कि एक रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, तो इसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ओवर द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस लाइक दिस। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट लगी हुई है जिसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू है V नॉट साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल इसका है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यह पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा VC, कैपेसिटर के ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा ओवर द रेजिस्टेंस VR। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। यहां पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में VC एंड VR। उसका नेचर कैसा होगा? ड्यू टू रेजिस्टेंस रेजिस्टिव पोटेंशियल, ड्यू टू रेजिस्टेंस रेजिस्टिव पोटेंशियल VR will be along the direction of current। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में VR मतलब रेजिस्टिव पोटेंशियल भी वर्क करेगा। बट VC will lag current by a phase of 90 डिग्री। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्योर कैपेसिटर के केस में करंट हमेशा पोटेंशियल से 90 डिग्री से पीछे है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल अप्लाई हुआ है VC वह करंट से 90 डिग्री से पीछे है, मतलब ये वाली पोटेंशियल हम लोग को मिल रही है VC। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अप्लाइड पोटेंशियल V था, जो भी अप्लाइड पोटेंशियल V है वह VR और VC में डिवाइड हो जा रहा है। यहां पे एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने करंट ले रखी है, तो पोटेंशियल और करंट के बीच ये वाला एंगल आ रहा है फाई। इस केस में करंट I लीड कर रही है विद द पोटेंशियल V, जबकि इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल V लीड कर रहा था। ये वाला पोर्शन ऊपर था, अब इसमें ये वाला पोर्शन नीचे है। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटर अगर प्रोमिनेंट है तो उस केस में करंट लीड करेगा, और अगर इंडक्टर प्रोमिनेंटली वर्क कर रहा है तो उस केस में पोटेंशियल लीड करेगा। यहां पे अगर हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा दें, क्योंकि V ही दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहां हम लोग को मिल जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। यहां पे V स्क्वायर ये भी रहने देते हैं, VR को हम लोग लिख सकते हैं IR, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो भी पोटेंशियल है वह IR के बराबर होता है। यहां पे VC की वैल्यू रहेगी IXC, क्योंकि कैपेसिटर के कारण जो अपोजिशन काम कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि XC के बराबर है। ये स्क्वायर हो गया। यहां पे हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC का स्क्वायर। यहां पे V स्क्वायर, V को हम लोग लिख सकते हैं I एंड अपोजिशन। V इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू R है अपोजिशन। अब यहां पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कारण एक अपोजिशन मिल रही है, इसी अपोजिशन का नाम है ZCR। ZCR क्यों? क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के कारण ये अपोजिशन मिल रही है। यहां पे स्क्वायर, तो ये है स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ZCR का स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। दिस Z is known as impedance, और इसी इंपीडेंस में एक पार्ट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट अपोजिशन है जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है, और दूसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अपोजिशन जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहां कहलाता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ZCR की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c स्क्वायर. So this is the total opposition due to capacitor and resistor. ये अपोजिशन मिल गई हम लोग को. इस अपोजिशन को हम लोग अगर घटाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे. फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी कम होगी. यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग के कारण हम लोगों को जो पेयर ऑफ इक्वेशन मिल रहा है, जो अप्लाइड पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे मिलने वाली करंट, पोटेंशियल नीचे हो गया तो मिलने वाली करंट हम लोग को मिल रही है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 1. अगर हम लोग ओमेगा टी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, V की डायरेक्शन में, तो करंट I फाई एंगल से आगे है. तो एक तो पेयर ऑफ इक्वेशन ये मिला हम लोगों को. दूसरा इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव. तो इस केस में हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. तो चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें, यहां पे करंट फाइव एंगल से आगे है, फाइव फेज से आगे है, और यहां पे करंट फाइव फेज से आगे है, और यहां पे पोटेंशियल फाइव फेज से पीछे है. तो दोनों ही पेयर ऑफ इक्वेशंस हम लोग लेके काम चला सकते हैं. अब यहां पे पोटेंशियल और करंट मिल चुकी है, तो अब हम लोग यहां पे निकालेंगे पावर. पावर P की वैल्यू होती है VI. V की वैल्यू यहां पे है V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये प्लस फाइव. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एक कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट वन साइकिल, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हम लोगों के पास साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मिलती है 1/2 cos फाइव. ये काफी हद तक उसी तरीके का है जैसा कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टर लिया था, जो कि रियलिस्टिक केस है. ये भी एक रियलिस्टिक केस है. यहां पे इसकी वैल्यू 1/2 cos फाइव आई, तो P एवरेज हम लोगों को मिल रहा है V नॉट I नॉट 1/2 cos फाइव. इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं V नॉट बाई रूट टू, क्योंकि 2 को हम लोग 2 बार रूट टू लिख सकते हैं. यहां पे हो जाएगा I नॉट बाई रूट टू, और ये cos फाइव अपने जगह पे है. V नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू V RMS, एंड I नॉट बाई रूट टू इज ऑल्सो I RMS. तो P एवरेज हम लोग को मिल रहा है V RMS I RMS एंड cos फाइव. V RMS I RMS इज इक्वल टू P RMS. तो यहां पे हम लोग को मिला P RMS cos फाइव. तो P एवरेज फॉर कंप्लीट वन साइकिल इज इक्वल टू P RMS cos फाइव. तो यहां पे टर्म हम लोगों को मिल रहा है cos फाइव डिवाइडेड बाय P RMS इज इक्वल टू नोन एज cos फाइव. This cos phi is known as power factor. पावर फैक्टर, ये ठीक पावर फैक्टर उसी तरीके का है जैसे कि हम लोगों के पास इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केस में मिला था. यहां से पावर फैक्टर के थ्रू हमें यह पता चलता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट कितनी है. करंट फ्लो कराते समय पावर लॉस को कम से कम करने के लिए हम लोग इसको मैनेज करते हैं, पर यहां से इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग इस फेजर डायग्राम, इसका नाम है फेजर डायग्राम, से हम लोग cos फाइव की वैल्यू निकालते हैं. अगर यहां पे cos फाइव की वैल्यू निकालते हैं तो cos फाइव की वैल्यू आ जाएगी, इस ट्रायंगल को हम लोग कंप्लीट करेंगे. cos फाइव की वैल्यू हो जाएगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस है हम लोग के पास VR, बेस है VR और हाइपोटेन्यूज है V. VR को हम लोग लिख सकते हैं IR एंड
हाइपोटेन्यूज को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू है I जेड सी आर आई कैंसिल हो गया, यहां पर हम लोग पास बचा r जेड सी आर की वैल्यू यहां से ये वाली आई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो cos फाई की वैल्यू हम लोग यहां से रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को मैनेज करके निकालते हैं और उसका यूज यहां पे करके हम लोग पावर लॉस को मिनिमम करते हैं। यहां पे हम लोग एक इंपीडेंस ट्रायंगल पे निकालेंगे। इंपीडेंस ट्रायंगल निकालने के लिए इसी चीज को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग रीराइट करके इस तरीके से बना सकते हैं। ये वी आर की जगह हो जाएगा हम लोग के पास आई आर, V जो अप्लाइड है ये हम लोग के पास आई जेड सी आर एंड VC की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स सी। इस बात का ध्यान देना है, रिएक्टेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं और इंपेडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे I तीनों में कॉमन है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा I तीनों में कॉमन है, तो चाहे हम लोग लिख सकते हैं बेस पर R, हाइपोटेन्यूज की जगह जेड सी आर एंड इस वर्टिकल परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी। तो यही चीज हम लोगों के पास कुछ इस रूप में मिल रही है जिसको हम लोग कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। यहां पे मिल गया R, ये है हम लोगों के पास जेड सी आर और ये वाली लाइन है एक्स सी। ये जो ट्रायंगल बन रहा है दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ही कहलाता है हम लोग के पास इंपीडेंस ट्रायंगल। यहां पे एक चीज और है, इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस 1 बाई एक्स, चाहे वो कैपेसिटर का केस हो चाहे इंडक्टर का केस हो, 1 बाई एक्स इज नोन एज परमिटेंस एंड परमिटेंस की यूनिट होती है ओम का इनवर्स। ठीक इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस और इसकी भी यूनिट होती है ओम इनवर्स, मतलब यह अपोजिशन का इनवर्स है। तो 1 बाई एक्स परमिटेंस कहला रहा है, 1 बाई जेड एडमिटेंस कहला रहा है, दोनों की यूनिट ओम इनवर्स है। अब हम लोग एल सी आर जिसमें इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट हम लोग बाकी की सर्किट को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब LCR सर्किट जो कि AC के साथ लगी हुई है, इससे अब तक जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे LCR सर्किट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाने के लिए बताया गया है। अब LCR सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। LCR सर्किट देखने के लिए इसको पहले हम लोग को इरेज करना पड़ेगा। अब हम लोग LCR सर्किट लेंगे, मतलब AC को, अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करेंगे ओवर द इंडक्टर, ओवर द रेजिस्टेंस एंड ओवर द कैपेसिटर। इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है पर सीरीज में होना चाहिए। इस पे AC लगाया जा रहा है, इसमें हम लोग कैपेसिटर को पहले ले सकते हैं, इंडक्टर को लास्ट में ले सकते हैं या किसी भी जगह पर रख सकते हैं। ये L है, ये R है, ये C है, पर इसको हम लोग कहते हैं LCR सर्किट। इसके ऊपर पोटेंशियल लगा हुआ है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम लोग 2 पाई एफ टी भी कह सकते हैं। यहां पे यह पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट इंडक्टर के ऊपर आ गया जिसको हम VL बोल रहे हैं, दूसरा पार्ट आ गया रेजिस्टेंस के ऊपर, दिस इज VR, और तीसरा पार्ट है VC। इसमें जो भी पोटेंशियल है वो डिवाइड हो रहा है। तो सबसे आसानी से जो पोटेंशियल हमें फेजर डायग्राम में मिलेगा वह है रेजिस्टेंस के ऊपर लगने वाला पोटेंशियल। करंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेके चल रहे हैं, तो रेजिस्टिंग पोटेंशियल VR विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये VR अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टेंस, potential drop at the inductance will lead current by a phase of 90 degree। तो ये हम लोग को मिल रहा है यहां पे VL 90 डिग्री से करंट से आगे।
यहां पे एक चीज मान के चल रहे हैं कि VL इज मोर देन VC। इसका उल्टा भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं, VL बड़ा है, VC छोटा है। पोटेंशियल ड्रॉप एट द कैपेसिटेंस विल लैग करंट बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। यहां पे VC हम लोगों को जो मिल रहा है छोटा ले रहे हैं। क्यों छोटा ले रहे हैं? क्योंकि VC को छोटा माना गया है VL से। तो ये वाली चीज हम लोग को मिल जा रही है VC। ये यहां से यहां तक हम लोग को मिला VC, और ये पूरा क्या है VL। यहां पे VC एंड VL की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम लोग रीराइट करके या रीफ्रेम करके लिख सकते हैं। ये तो VR अपने जगह पे है, करंट I भी अपने जगह पे है। यहां पे VL बड़ा है VC से, तो इसको हम लोग चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम लोगों को मिल गया VL माइनस VC। ये है VL माइनस VC मिल गया यहां पे। अगर ये VL छोटा होता VC से, तो ये वाली लाइन बजाय ऊपर जाने के नीचे आ जाती। यहां पे जो भी अप्लाइड पोटेंशियल है वह दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये पोटेंशियल है V, एक पार्ट हो गया VR एट द रेजिस्टेंस, और दूसरा पार्ट VL माइनस VC जो कि इधर है। यहां पे V करंट I से आगे है बाय ए फेज ऑफ I। अगर VL माइनस VC ऊपर है तो पोटेंशियल लीड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर VC बड़ा होता VL से, तो बजाय ऊपर होने के लिए नीचे होता। उस केस में पोटेंशियल पीछे होता देन द करंट बाय अ फेज ऑफ I। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। यहां पे अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज V विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो यहां हम लोग को मिल रहा है V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का थ्योरम लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां हम लोग लिख सकते हैं IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR होल स्क्वायर। यहां पे जो भी V है उसको हम लोग लिख सकते हैं I। यहां पे अपोजिशन तीन कारणों से मिल रही है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम लोग के पास मिल जाएगा IZLCR उसका होल स्क्वायर। करंट का तीनों जगह पे स्क्वायर है, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, I स्क्वायर ZLCR स्क्वायर। इसको I को अगर हम लोग बाहर ले लें तो मिलेगा I स्क्वायर, अंदर हम लोग को मिल रहा है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर तीनों जगह से कॉमन होकर कैंसिल हो गया। यहां पे मिल रहा है ZLCR का स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको रीराइट करके लिख सकते हैं ZLCR इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हम लोगों को मिल रहा है इंपीडेंस ड्यू टू इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। यहां पे XL बड़ा है कि XC बड़ा है, अपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर बड़ा है कि अपोजिशन ड्यू टू कैपेसिटर बड़ा है। माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास अपोजिशन निकली। यहां पे पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल रहे हैं। जब अप्लाइड पोटेंशियल है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, तो मिलने वाली करंट इस V से फाई एंगल से पीछे है, तो करंट हम लोग को मिल रही है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई एंगल से पीछे। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t। यहां से फाई एंगल से करंट पीछे है, यहां पे फाई एंगल से पोटेंशियल आगे है, दोनों सेम चीज है। यहां पे हम लोग पावर निकालेंगे
पावर निकालने के लिए P इज इक्वल टू होता है VI। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने RL सर्किट ली थी, RC सर्किट ली थी, उसी तरीके से ये LCR सर्किट है। तो यहां पे हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। फिर फॉर कंप्लीट 1 साइकिल यहां पे साइन ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2 cos 5। बहुत बढ़िया आ चुका है। तो अब हम लोग के P फॉर कंप्लीट 1 साइकिल मिल रही है V नॉट I नॉट, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 cos 5। इसी को रीराइट करके लिख सकते हैं V नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2 cos 5। सब कुछ उसी तरीके से है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां पे है V RMS I RMS एंड cos 5। V RMS I RMS इज P RMS। तो यहां पे हम लोग को मिल रहा है P डिवाइडेड बाई P RMS इज इक्वल टू cos 5। यहां से फिर डायरेक्ट हम लोग cos 5 नहीं निकाल पाएंगे, तो इस इंपीडेंस ट्रायंगल का यूज करेंगे। इस ट्रायंगल से cos 5 की वैल्यू मिल जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हम लोग के पास VR और हाइपोटेन्यूज है V। VR की जगह हम लोग लिख सकते हैं IR एंड V जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसकी जगह लिख सकते हैं IZLCR। I कैंसिल हो जाएगा, cos 5 इज इक्वल टू मिल जाएगा R डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर LCR सर्किट का ये है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वह है फेजर डायग्राम से बना हुआ इंपीडेंस ट्रायंगल। ये जब भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा दोनों बनाएंगे, ये फेजर डायग्राम। ये इसलिए पूछा जाता है कि आप दोनों को बनाएंगे, जबकि प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर का डायग्राम रेयरली पूछा जाता है, फेजर डायग्राम इसी का पूछा जाता है। यहां पे फेजर डायग्राम से हम लोग को इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना है, तो उस केस में इसका केवल यूज करेंगे। इसका अगर यूज करते हैं ये ट्रायंगल हम लोगों को कुछ इस तरीके का मिलता है। ये हम लोग के पास है, V की जगह हम लोग लिख सकते हैं IZLCR। VR बेस पे हम लोग लिख सकते हैं IR, और यहां पे वर्टिकल हम लोगों का ये वाला मिल जाएगा VL माइनस VC। तो VL की जगह हम लोग IXL माइनस IXC लिख सकते हैं। I कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग को मिलेगा इस तरीके का ट्रायंगल। तो जब भी ट्रायंगल आएगा आप डायरेक्ट ट्रायंगल बना सकते हैं और ये नोटेशन यूज कर सकते हैं ZLCR। यहां बेस पर आ गया R, और इस वर्टिकल पे हम लोग के पास आ जाएगा XL माइनस XC। सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। अब इस LCR सर्किट से हम बाकी के LR, CR या प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के केसेस भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर XL नहीं है, मतलब इंडक्टर नहीं है, केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सर्किट है, तो यहाँ पे XC का स्क्वायर और R स्क्वायर जो कि पिछले CR सर्किट का इंपीडेंस आया था। अगर कैपेसिटर नहीं है, XL और XR का स्क्वायर मिलेगा जो कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सर्किट का आया था। मतलब इस फॉर्मूले से हम लोग बाकी के जो 3-4 पढ़े हैं उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम लोग जब भी किसी सर्किट में LCR लगाएंगे तो यह कोशिश करेंगे कि उससे मिलने वाली करंट मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम करंट हमें तब मिलेगी जब अपोजिशन मिनिमम हो। अपोजिशन, ये टोटल अपोजिशन को मिनिमम रखें अगर हम, तो अपोजिशन कम होने के कारण करंट मैक्सिमम मिलेगी। तो अपोजिशन जो कि इंपीडेंस है कम कब होगा?
फॉर मिनिमम अपोजिशन, फॉर मिनिमम अपोजिशन, मिनिमम अपोजिशन के केस में एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू अगर जीरो रख दें, ये अगर जीरो करें, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी न किसी वायर या प्लेट से कैपेसिटर या इंडक्टर बनेगा, और वायर और प्लेट में रेजिस्टेंस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस और एटम्स होगा ही होगा, उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। तो एक्सएल और एक्ससी को अगर हम जीरो रख दें, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी रख देते हैं, इसका ये भी मतलब हुआ कि एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल और इसकी वैल्यू है 1 अपान ओमेगा सी। तो अगर रीराइट करें तो यहां पर हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई एल सी। दिस ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग और रीराइट करके लिखें तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी, या एफ इज इक्वल टू मिल जा रहा है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल एक्ससी के बराबर है पर हमें मैक्सिमम करंट मिलती है, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम एक्सएल और एक्ससी को बराबर रखेंगे तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम करंट की प्राप्ति हो रही है। और इसी का यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा करते हैं। एक्चुअली हम लोग के पास जो भी डिवाइसेस हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे हम लोग के पास रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू द कैपेसिटर और इंडक्टर, और टीवी सेट में भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। जब हम लोग वॉल्यूम का बटन पुश करते हैं तो वॉल्यूम वाले बटन की कैपेसिटर और इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी टीवी में लगे हुए एलसी सर्किट के साथ मैच करती है, मतलब वॉल्यूम की जो फ्रीक्वेंसी है वह रिमोट और टीवी सेट में लगे हुए एलसी सर्किट के साथ मैच करेगी तो रेजोनेंस होगा। उस रेजोनेंस के समय हाई करंट रिलीज होगी, हाई एनर्जी रिलीज होती है। उस हाई करंट और हाई एनर्जी को हमारे टीवी का रिसीवर रिसीव करके उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब यहां पे रेजोनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है एक्सएल और एक्ससी के कारण। हमारे पास जो मोबाइल सेट होता है उस मोबाइल सेट में भी एक फ्रीक्वेंसी हमेशा एग्जिस्ट करती है। जब कोई फ्रेंड हमसे बात करना चाहता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब हमारे मोबाइल सेट में लगी हुई फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराते हैं, और जैसे ही मैचिंग होगी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो रेजोनेंस होगा। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हाई एनर्जी इज रिलीज्ड, और हाई एनर्जी जब रिलीज होगी तो उस केस में हमारे रिसीवर की फंक्शनिंग तेज हो जाएगी, हमारा रिसीवर उसको रिसीव करता है, बाकी बहुत सारे फंक्शंस है, फिल्टर वगैरह करता है, उसको रिसीव करने के बाद वह उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उन सब में रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस वी आर मैचिंग द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट करती है वह डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू कितने हेनरी का लगा हुआ है और कैपेसिटर की वैल्यू के कितने फैराड का लगा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है कि कैपेसिटर की वैल्यू जितनी ही कम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो कम करने के लिए दो प्लेट की गैप हम बढ़ाएंगे। एक प्लेट अगर अर्थ ले लें और एक प्लेट बहुत ऊपर कर दें तो प्लेट की गैप अगर बढ़ गई तो कैपेसिटी कम हो गई, कैपेसिटी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इंडक्टर के केस में इंडक्टर जितना ही छोटा रखेंगे, हेनरी जितनी ही कम रखेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी हम लोगों को ज्यादा मिलेगी। आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एलसी ऑक्सीलेशंस और क्यू फैक्टर के बारे में जानेंगे। उसके पहले इन सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए। ओके, हैव ए नाइस डे टुडे।